प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। लंदन में आज रात से ओलंपिक गेम्स शुरू हो रहे हैं। ये 30वीं ओलंपिक गेम्स है। शुरू होने के बाद से आज तक इसमें कई चेंजेस आए हैं, फॉर्मेट में भी और कमर्शियल पहलू में भी। वहीं भारत ने इस बार जो कंटिंजेंट भेजा है उसे आज तक का सबसे स्ट्रांग कंटिंजेंट माना जा रहा है। तो कैसी है ओलंपिक्स की बदली तस्वीर और क्या है इस बार भारत के चांसेस, जानते हैं आज के प्राइम डिबेट में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बैनर तले साल 1896 में एथेंस में पहले ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए। तब से आज तक ओलंपिक्स ने कई बदलाव देखे हैं। पहले ओलंपिक खेलों में 14 देशों के 241 एथलीट्स ने 43 इवेंट्स में हिस्सा लिया था। आज लंदन में जो खेल हो रहे हैं उनमें दुनिया भर के 204 मुल्कों के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज ओलंपिक्स की कमर्शियल वैल्यू कितनी बढ़ गई होगी। एक अनुमान के मुताबिक लंदन ओलंपिक गेम्स पर इस बार $14.5 बिलियन का खर्च आया है। मतलब ये कि ये खरबों के कारोबार में तब्दील हो गया है। कारोबार ऐसा कि आज ओलंपिक्स के 5 रिंग्स वाला लोगो कोई टेलीविजन चैनल इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ऐसी खबरें भी आई थी कि किसी प्रायोजक के प्रतिद्वंदी के उत्पाद के साथ ओलंपिक विलेज में दाखिल होने पर मनाही है। बहरहाल, अगर ओलंपिक्स की कमर्शियल वैल्यू बढ़ी है तो उपभोक्ताओं में भारत की हैसियत। जाहिर है भारत ओलंपिक्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है। ये बात अलग है कि हमारी झोली में आज तक सिर्फ गिने चुने मेडल ही आए हैं। खैर, इस बार भारत की ओर से 81 खिलाड़ी ओलंपिक्स में भाग लेने गए हैं और खिलाड़ियों की इस दल से उम्मीदें भी बहुत लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ओलंपिक्स के लिए भारत की ओर से ये आज तक का सबसे मजबूत दल है। आज रात जब लंदन में ओलंपिक खेलों का आगाज होगा तब पूरी दुनिया अपनी टीवी स्क्रीन से चिपकी होगी। ओलंपिक्स की इस लाइव कवरेज को देखने वाले करोड़ों दर्शकों में भारतीयों की तादाद काफी होगी और इस बात की भी गारंटी है कि जो भारतीय इस बार ओलंपिक्स में नाम कमाएगा शायद उसे फिर जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं होगी। ओलंपिक्स की कमर्शलाइजेशन और लंदन में इंडियन कंटिंजेंट के चांसेस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओपी सिंह, जो हरियाणा के डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, बलजीत सिंह जो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, और डॉक्टर गुरमीत सिंह जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं। आपका इस डिस्कशन में स्वागत है। ओपी सिंह, आपसे शुरू करते हैं। आपने कई ओलंपिक गेम्स को फॉलो किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि लंदन ओलंपिक्स पहले वाली गेम से कैसे डिफरेंट हैं? एक तो स्केल बड़ा है, दूसरा जो वेन्यू है ईस्ट लंदन में बनाया गया है जहां ब्लैक की पॉपुलेशन है। तो जो मेजर थ्रस्ट है कि ओलंपिक गेम्स का जो पर्पस है कि इसको देख के ज्यादा लोग खेलों की तरफ आकर्षित हो, तो उस लिहाज से ये डिस्टिंक्ट है। सेबेस्टियन को का मैंने इंटरव्यू देखा था एक जगह, तो उन्होंने कहा था कि ईस्ट लंदन का एरिया थोड़ा सा उतना एडवांस एरिया नहीं है, वहाँ ब्लैक की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इतने बड़े इवेंट के बाद चिल्ड्रन विल बी अट्रैक्टेड टू द प्लेग्राउंड। आपको नहीं लगता कि जैसे ये गेम्स कमर्शलाइज हो गई हैं, वो पता नहीं उसका स्पोर्ट्स के ऊपर कैसा अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा? ऐसा ही होना चाहिए। कॉमर्स चीजों को सस्टेन करके रखती है। अगर मान लिया जाए कि मार्केट उसको वायबल पाती है जी, किसी भी एक्टिविटी को, चाहे एकेडमिक्स हो चाहे स्पोर्ट्स हो, तो उसके लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओलंपिक गेम्स में भी खर्च होते हैं, तो आमदनी का जरिया भी उनको जनरेट करना पड़ेगा। बलजीत, आप एग्री करते हैं ओपी सिंह के साथ कि जो कमर्शलाइजेशन है ये एक हेल्दी ट्रेंड है? जी बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं जवाबदेह हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए कि अगर कोई आपके ऊपर पैसा लगा रहा है तो वो किसी ना किसी क्वालिटी को देख के ही उसके ऊपर पैसा लगाता है। तो अगर हमारे एथलीट इतने अच्छे होंगे तो उनको स्पॉन्सर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। और दूसरी बात, इस ओलंपिक में एक और चीज जो उभर के आई है वो हमारे एथलेटिक्स और टीम गेम्स से मेडल की जो एक हम इच्छा रखते हैं वो बढ़ गई है क्योंकि हमारे एथलीट जो है अभी वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। डॉक्टर गुरमीत, आप भी फील करते हैं कि ये जो कमर्शलाइजेशन है उससे ये ठीक है कि जो कंपटीशन स्टैंडर्ड है वो आगे से बेहतर हो गया है, लेकिन जो ओलंपिक गेम्स थी वो किसी टाइम में सिर्फ एमेच्योर स्पोर्ट्स के लिए थी। तो जैसे जिस तरफ ये ट्रेंड बढ़ रहा है तो ये अच्छा ट्रेंड है? मैं पूरी तरह तो नहीं सहमत हो पाऊंगा इसके साथ, क्योंकि बैरन डी कबड्डी ने जब ओलंपिक स्टार्ट करी थी
तब उसका मेन मकसद यही था कि भाई ये सबके लिए होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अब विनिंग मोर इंपॉर्टेंट होती जा रही है, तो कमर्शियलाइजेशन विनिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो कमर्शियलाइजेशन चलो होना तो चाहिए, लेकिन इतनी लिमिट से ऊपर नहीं निकलना चाहिए कि उसमें आम लोगों को पता ही ना लगे कि हाँ भैया ग्रास रूट लेवल पे पता ही लगे स्पोर्ट्समैन को कि क्या हो रहा है। सो मैं पूरा तो नहीं, होना चाहिए, किसी हद तक होना चाहिए जी। अब शायद बॉक्सिंग और रेसलिंग को छोड़ के बाकी सारी स्पोर्ट्स में जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो हिस्सा ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैं एग्री हूं इस चीज पे। लेकिन बॉक्सिंग, रेसलिंग वो ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनमें आई थिंक स्पॉन्सर्स इतने ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं जो इसको कमर्शियलाइज कर सकें, और वहां पर उन लोगों की एक कुछ फीलिंग्स ऐसी जुड़ी हुई है बॉक्सिंग या रेसलिंग में, जो लोग जुड़े हुए हैं। जैसे पर जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है वो तो कहीं ज्यादा कमर्शियलाइज है। हाँ वो है, लेकिन इंडिया में अभी इतनी ज्यादा कमर्शियलाइज नहीं है जी। पिछले ओलंपिक्स में गुरमीत, जो चाइना है उसका प्रदर्शन बहुत बेहतर था, काफी काबिल तारीफ था। इनफैक्ट ओवरऑल मेडल्स टैली में तो यूएसए के पास सबसे ज्यादा मेडल आए थे, 110 मेडल, और चाइना के पास शायद 100 मेडल था। चाइना ऊपर था, लेकिन गोल्ड मेडल्स में चाइना ऊपर था, शायद 56 मेडल्स उनके पास आए। बिल्कुल। इस बार आपको क्या लगता है? सर इस बार चाइना ने पहले ही कह दिया कि उनकी मेन तैयारी जो थी बीजिंग ओलंपिक्स तक की थी, तो वो इधर मेरे ख्याल से इतना बड़ा कंटिजेंट नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा जोर अपना बीजिंग ओलंपिक्स तक ही लगाया था। सो चाइना इतना नहीं, अभी और जितने कंट्रीज हैं जैसे जो रशियंस हैं या अमेरिकन हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म, ऑस्ट्रेलियंस बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, यूरोप बहुत अच्छा परफॉर्म, क्योंकि यूरोप में हो रही है, वो वेदर का, एनवायरमेंट का बहुत फर्क पड़ेगा, तो बड़ा फर्क है। बलजीत, आपको कौन से देश से सबसे ज्यादा मेडल्स की उम्मीद है? जी बिल्कुल, मैं सर के साथ सहमत हूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो काबिल तारीफ है। हमने कई बार जाके देखा है कि उनकी यूनिवर्सिटीज स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही हैं, और चाहे वो स्विमिंग हो, टीम गेम हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया और रशिया जो है वो दावेदारों में से एक होगा। ओपी सिंह, चाइना, अमेरिका, रशिया और ऑस्ट्रेलिया, बलजीत कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया काफी ऊपर उभर के आ रहा है, तो आपको सबसे ज्यादा उम्मीद किससे ज्यादा है? मैं किसी प्रेडिक्शन में नहीं जाना चाहता जी। हमें लगता है हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। अगर आप देखें जो हमारी प्लेइंग पॉपुलेशन है इंडिया की, वेटिकन सिटी के बराबर होगी जी, तो उस लिहाज से हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अगर हम प्लेइंग पॉपुलेशन को बढ़ाएं, खेलों को पॉपुलराइज करें, तो हमारा पिरामिड का बेस बड़ा होगा, तो हमारा अच्छा स्पोर्ट्स मिनिस्टर मार्टिन को सुन रहा था, वो कहीं कह रहे थे कि अपने इंडिया में जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो शायद बढ़ नहीं पाया, रूट्स नहीं ले पाया। उसका तो अगर ट्रेस करेंगे कि रीजन क्या, पॉसिबल रीजन क्या है जी। आप देखेंगे मेडावल पीरियड में आप जाए तो आपको लगेगा कि हिंदू कुश के थ्रू कोई टोल फ्री वे था कि जिसकी भी मर्जी आए दिल्ली पर अटैक कर ले, तो उसमें इसका रीजन, जो पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? तो हमको ये लगता है जो दो इंस्टीट्यूशंस थी यहाँ पर, एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की और एक कास्ट सिस्टम की, इन दोनों का ही खेलों पर बहुत अच्छा असर नहीं रहा होगा मेरी समझ से। कास्ट सिस्टम में जो भी मैनुअल काम है, हाथ से जो भी काम होता है, सोचते हैं वो ठीक काम नहीं है, और जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जो फाइनेंशियल मैटर्स में डिसीजन मेकिंग है जी, उसका एज हायर साइड पर है। तो अगर कोई 50-60 साल का आदमी फैमिली का फाइनेंस कंट्रोल करता है तो ये ऑलवेज प्लीड की भाई कुछ कर लेते हैं, खेलने में क्या रखा है, कुछ कर लेते हैं। तो ये कि मेजर जो है, लेकिन इस टाइम हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट, आज तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटिजेंट माना जाता है। तो पिछली बार हमारे साथ हमें 3 मेडल मिले थे, तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम हम इससे परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएंगे? करीब साल भर पहले ये हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 मेडल का टारगेट रखा था जी। तो हमारे जो एशियन गेम्स के विनर्स आए थे और हमारा जब हमने फंक्शन किया था तो उनको ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि 10 मेडल अकेले हरियाणा लेके आए, तो दे रिस्पॉन्डेड। आप देखें कि 2004 के ओलंपिक्स में हरियाणा के 3 क्वालिफायर्स थे, 8 में 9 हो गए, अब 18 है, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड करा है इसको। तो जाहिर है कि 81 में से 18 प्लेयर्स जो है हरियाणा से संबंध रखते हैं जी, ये काफी काबिले तारीफ है। ये कैसे मुमकिन हो पाया? हमारा देखिए हमारा इंसेंटिव आर्किटेक्चर है वो काफी रोबस्ट है। आप देखें कि आप पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि बच्चे वो कहाँ लगाए जी। अगर आप सारी इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप एकेडमिक स्किल के अराउंड रखेंगे तो पेरेंट्स बच्चे को वहीं भेजेंगे। अगर आप एथलेटिक एबिलिटी के अराउंड भी एक डिसेंट प्रोस्पेक्ट लोगों को दें कि अगर आप इसमें अपने वॉट्स को कमिट करते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके बच्चे के चांसेस है आपके बच्चों के कि दे कैन हैव ए करियर इन स्पोर्ट्स। तो हमारा राइट होने बिगनिंग है, स्कूलों में हम 10 करोड़ की स्कॉलरशिप देते हैं, स्पैट स्कॉलरशिप है। फिर हमारी ट्रेनिंग हम लोग स्ट्रीमलाइन करते हैं,
फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है कि अगर आप खेलों में करियर प्लान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर ओलंपिक में आपके मेडल्स हैं, एशियन में मेडल्स हैं, कॉमनवेल्थ में मेडल्स हैं, तो आपके क्लास 2 के जॉब गारंटीड है। तो एक जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी, फिर जो कैश अवार्ड है, तो एक रियलिस्टिक चांसेस सब लोगों को दे रहे हैं कि दे कैन टेक द रिस्क ऑफ हैविंग अ करियर इन स्पोर्ट्स। लेकिन जो हरियाणा के स्पोर्ट्समैन हैं, वो स्पोर्ट्समैन और वुमेन हैं, वो कुछ ऐसी स्पोर्ट्स में आगे ज्यादा बढ़कर आए हैं जैसे जिसमें बॉडी कॉन्टैक्ट ज्यादा है, पावर प्ले ज्यादा है, इसका क्या कारण होगा? आप इंडिविजुअल गेम उसको कहिए जी, कि इंडिविजुअल गेम में आप देखेंगे रेगुलेटिवली इस बात को मानना पड़ेगा कि प्लेयरों का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस एसोसिएशंस में नहीं है। उनको लगता है कि सिलेक्शन में पॉलिटिक्स ज्यादा है। तो इंडिविजुअल गेम्स में आपकी परफॉर्मेंस वो गारंटी करती है कि यू विल मूव अप इन द कंपटीशन सर्किट। आपने बड़ी एक दुख की रेख को टच किया है कि सिलेक्शन में पॉलिटिक्स बहुत है। बलजीत, आप इंटरनेशनल लेवल पे हॉकी खेले हैं, आपको भी लगता है कि वाकई सिलेक्शन में पॉलिटिक्स है? जी बिल्कुल। अभी के दौर में आप देखें कि अगर इंडियन हॉकी टीम को ही देखें तो इसमें हमने, हमारे सिलेक्टर्स ने, हमारी फेडरेशन ने किसी भी स्टेट को नजरअंदाज नहीं किया। सभी का एक एक दो प्लेयर रखे जरूर हैं, और जिसमें कि जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट टीम थी वो चूज हो सकती थी, कई अच्छे प्लेयर्स को नजरअंदाज किया गया फेडरेशन की आपसी रंजिश की वजह से कि 2 फेडरेशन हो चुकी हैं और वो सभी अपने अपनी तरफ से अपनी जड़ें मजबूत करने के चक्कर में लगे हुए हैं। पर ये चीजों से अगर हम उठ के देखते हैं तो हमें कंट्री के बारे में सोचना चाहिए, जो कि शायद ही आज के टाइम पे कोई फेडरेशन इस लिहाज से सोच रही है। तो ये दुख की बात है कि हमारी जो टीम गेम्स हैं और अच्छी हो सकती हैं, पर कहीं ना कहीं कमी है। आपको लगता है कि हमारी टीम गेम्स और अच्छी हो सकती है? जैसे हॉकी टीम है, उसमें कुछ लोग फील करते हैं कि शायद जैसे राजपाल जैसे प्लेयर थे उनको बीच में होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्रीड हूँ इसके साथ, बलजीत के साथ, कि उनको क्यों नजरअंदाज किया गया। जब अच्छे प्लेयर हमारे पास हैं, उनको आप कंट्री को देखो, आप कुछ प्लेयरों को क्यों देखते हो? अब कंट्री को देखो, कंट्री सबसे पहले है। जब ये फीलिंग अपना एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का ये विजन आ जाएगा कि मैंने कंट्री को देखना है या मैंने अपनी स्टेट को देखना है, मैंने प्लेयरों को नहीं देखना कि हाँ भी वो मुझे नहीं अच्छा लगता, वो अच्छा नहीं लगता, हमने कंट्री को देखना है। तो इसमें ऐसे लग रहा है कि सारी स्टेट्स को, सभी राज्यों को कोई बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की गई है। पहले कहा जाता था, जैसे हमारे जो इंडिया की जो हॉकी टीम है, जैसे 75 वर्ल्ड कप जीत के आई थी कोलालमपुर से, पंजाब यूनिवर्सिटी में ही उसका कैंप लगा था। और आप देख लो उसके अंदर मेरे ख्याल से 8 या 10 प्लेयर पंजाब से ही थे। तो कई बार ये भी कहा गया है कि पंजाबी जो है हमारे सहारनपुर के या कहीं के, अगर उनकी एक टीम बना दी जाए तो वो बहुत अच्छा खेलेगी। तो मतलब कि जो अच्छा प्लेयर है, चाहे वो पंजाब से है 5 प्लेयर, चाहे हरियाणा से हैं या किसी भी स्टेट से हैं, जो अच्छे हैं तो अच्छे हैं। हाँ, किसी टाइम में जो अपने संसारपुर और मैलपुर एरिया से काफी एक साथ ही 8-8, 10 प्लेयर कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। वो अच्छे थे इसलिए रिप्रेजेंट किया, और उन्हें वर्ल्ड कप भी जीता, ओलंपिक्स भी जीते। जी, तो मैं अभी आपके पास में वापस आता हूं। यहां लेंगे अब छोटा सा ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी।